वेलकम टू द इकोनॉमिक्स का ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक के साथ, जो है कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस की सेकेंडरी सेक्टर की फैक्ट्रीज की क्या कंडीशन थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सो ब्रिटिशर्स हमारी इंडस्ट्रीज के साथ क्या करना चाहते थे? ब्रिटिशर्स हमारी इंडस्ट्री के साथ, जो अंग्रेज थे, वो क्या करना चाहते थे? वो उन्हें सिस्टमैटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक इंडस्ट्रीज को तबाह करना चाहते थे। तो सबसे पहले हम सिस्टमैटिक का मीनिंग समझते हैं। तो सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या होता है? एक चीज को मतलब पूरी तरह से योजना बना के, एक प्लान को बना के करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे ट्रिप करते हो तो वो ट्रिप को पूरी तरह से प्लान करते हो कि आज हम यहाँ पे घूमेंगे, कल हम यहाँ पे घूमेंगे और परसों हम यहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने भी पूरा प्लान बनाया था कि इंडिया की जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज है उनको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। तो सबसे पहले फिर उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि पहले यहाँ पे 5 इंडस्ट्रीज थी, फिर 10 इंडस्ट्रीज थी और फिर 15 इंडस्ट्रीज। तो ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन की फैक्ट्री को बढ़ाते जाना। फॉर एग्जांपल, आप एक सिटी में रहते हो, वहां पे पहले 5 फैक्ट्रियां थी, फिर 10 हो गई और फिर 15 हो गई। तो वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कि आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर रही हैं। और फिर बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने किया सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस मीन की हमारी इंडस्ट्रीज दिन पे दिन कम होती गई। पहले 15 थी तो वो 10 हो गई, उसके बाद वो 5 हो गई और बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म होती गई। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये किस तरीके से किया। इंडस्ट्रीज को तबाह करने के 2 तरीके थे। एक था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मींस कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो भी बिल्कुल स्लो थी, बहुत ही कम थी, मींस कि ना के बराबर थी। और जो थी वो भी उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ रहे थे तो उन्होंने इंडस्ट्रीज खोली इंडिया में ताकि वो इक्विपमेंट बना सके वॉर में लड़ने के लिए, वो भी बिल्कुल मतलब ना के बराबर। इसको हम बेसिकली एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए एक सड़क पे एक गरीब आदमी बैठा है, होमलेस बैठा है, उसके पास एक फटा पुराना कंबल है, वो उसको ओढ़ के बैठा है सर्दियों में। उसी के पास एक अमीर आदमी जाता है और उसको कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे को ये पुराना कंबल दीजिए और मैं आपको नया कंबल दूंगा। तो वो गरीब आदमी उसको, जो होमलेस है, वो अपना कंबल दे देता है फटा पुराना, और फिर वो अमीर आदमी उसका वो फटा पुराना कंबल भी लेके भाग जाता है और ना ही उसको नया कंबल देता है। उसी तरह ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे, बट ना ही उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री को ग्रो किया, जो कि और उसके अलावा जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर रहा था, उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके अंदर अब कुछ सब पॉइंट्स हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके किया था, मींस कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया था, तो वो कैसे कैसे क्या, किस किस पॉलिसी से किया था। तो सबसे पहली जो पॉलिसी आती है वो डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। तो इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी को ज्यादा सपोर्ट करना और किसी का सपोर्ट ही बिल्कुल ना करना, मींस कि उसके खिलाफ काम करना और किसी के साथ काम करना, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। और टैरिफ मतलब होता है टैक्सेस, जो गवर्नमेंट को आप टैक्सेस देते हो, जैसे इनकम टैक्स, बट ये एक अलग तरह का टैक्स था। ये इंपोर्ट मतलब कि कोई किसी गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था। और पॉलिसीज तो आपको पता ही है। और जो इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि मीन्स जो इंडिया का रॉ मटेरियल था, जैसे जूट था, सिल्क था, इंडिगो था, उसको ब्रिटेन में भेजने पे, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने पे 0 टैरिफ था, बिल्कुल टैरिफ था ही नहीं। और बल्कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट था, अगर उसको हम किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिया था। उसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी और उनको कोई खरीदता नहीं था और ना ही कोई इंपोर्ट करवाता था। और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड, हमारा रॉ मटेरियल पहले वहां पे जाता था, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड आता था वो भी टैरिफ फ्री आता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था और उसकी कॉस्ट कम रहती थी इंडिया में आने के बाद। और हमारे रॉ मटेरियल पे 0 टैरिफ, हमारे फिनिश गुड मीन्स के हैंडीक्राफ्ट पे हाई टैरिफ।
तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की टैरिफ पॉलिसीज उन्होंने लगाई थी। और जो सेकंड आता है वो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। सो ब्रिटेन से इंडिया में भारी मात्रा में हैवी क्वांटिटी में मशीन मेड जो मशीन से बना सामान है वो इंपोर्ट होता था, क्योंकि जीरो टैरिफ पॉलिसी थी और उसकी कॉस्ट भी कम रहती थी। सो कॉस्ट कम होने के हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी कॉस्ट हाई पड़ती थी। एक तो डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से, और दूसरा जो वो ब्रिटेन में मशीन मेड प्रोडक्ट है उनकी बहुत ही कम मतलब कॉस्ट पड़ती थी। और ये भी था कि मशीन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मशीन की बनाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कितनी भी डिमांड हो जाए मशीन मेड प्रोडक्ट जल्दी जल्दी फुलफिल कर सकता है। तो इस कारण स्टिफ कंपटीशन मतलब कि कड़ा कंपटीशन मिला इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको पेन है एक हाथ से बना है और दूसरा पेन है वो मशीन से बना है, सो पेन को दोनों को एक ही काम करना है, बट हाथ से बना पेन आपको 10 रुपए में मिल रहा है और मशीन से बना पेन आपको 5 रुपए में मिल रहा है, तो आप मशीन से बना ही खरीदोगे, क्योंकि प्राइस का लगभग डबल फर्क था। इसी तरह जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस हाई हो गया था और जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस बिल्कुल लो था। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो है प्रिंसली कोर्ट डिस्पेयर्ड। तो सबसे पहले प्रिंसली कोर्ट क्या होते हैं? प्रिंसली कोर्ट होते हैं जो वो मीन्स जो पुराने टाइम के राजा नवाब्स और वो सारे होते थे, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट राजा नवाब, जो उनके राज दरबार होते थे उनका डिके हो गया था, राजा को हटा दिया गया था उनकी गद्दी से। ऐसा क्यों? ऐसा होने से मतलब हैंडीक्राफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा था? जो पहले राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो हैंडीक्राफ्ट मीन्स कि हाथ से बने सामान को अपना प्राइड समझते थे और जहां भी जाते थे हाथ से बने सामान की तारीफ करते थे। उस वजह से पहले के लोग अपने जो मतलब हैंडीक्राफ्ट है उनको समझना अपनी एक शान शौकत की चीज समझते थे, अपनी इज्जत की बात समझते थे। एग्जाम्पल आजकल लोग एप्पल के फोन को खरीदना अपना मतलब एक स्टेटस मानते हैं, उसी तरह उस टाइम हैंडीक्राफ्ट को खरीदना स्टेटस मानते थे जो राजाज थे, नवाब्स थे। बट ब्रिटिशर्स ने उनका भी डिसअपेयर हो गए थे, मतलब कि राजाज को, महाराजाज को, नवाब्स को, उन सारों को खत्म कर दिया था, सारा सिस्टम खत्म कर दिया था। वो अपनी गवर्नमेंट ही चला रहे थे एक तरीके से। और था पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज। सो पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज में क्या था? बहुत सारे ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो इंडिया में आ गए थे। तो जो इंडिया के कुछ लोग हैं, बहुत से कुछ लोग हैं, वो मतलब कि जैसे ब्रिटिशर्स को देख के उनका कल्चर अडोप्ट कर रहे थे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे थे, उनके कल्चर को फॉलो करने लगे थे। इस वजह से जो डिमांड पैटर्न है वो चेंज हो गया था। लोग उन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे जो ब्रिटेन के जैसे लोग कपड़े पहनते थे, उन कपड़ों की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। और भी गुड्स की जो ब्रिटेन के लोग यूज़ करते थे उनकी डिमांड कर रहे थे और वो ब्रिटेन से ही इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। सो इसलिए भी हैंडीक्राफ्ट का डिके हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो है रेलवे इंट्रोडक्शन इन इंडिया। सो रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने केवल सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया था। सो वो इसमें क्या बेनिफिट था उनका? फॉर एग्जांपल ब्रिटेन से सामान आता है एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह, तो वहां से वो पूरी कंट्री में उस सामान को, उस गुड को कैसे सेपरेट करेंगे? वो रेलवे के जरिए रेलवे में सामान को जल्दी जल्दी लोड करके देश के हर एक कोने में उन लो कॉस्ट वाले सामान को पहुंचा दिया गया था और हर एक देश के हर एक कोने में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को दबाया जा रहा था उन मशीन मेड प्रोडक्ट के द्वारा, क्योंकि उनका प्राइस भी लो था और वो स्टिफ कंपटीशन मतलब बहुत ही कड़ा कंपटीशन दे रहे थे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है? लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि सारी ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज लाई कि जिस वजह से जो इंडिया के हस्तकार थे, जो हाथों से सामान बनाने वाले क्राफ्टर थे, उन्होंने अपना शट डाउन कर दिया, अपनी इंडस्ट्री को, अपना काम ही बंद कर दिया। उस वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कंप्लीट डिके हो गया। सो गाइस, 1 मिनट के अंदर हम इन 5 पॉइंट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। तो इसमें क्या हुआ था? इंडिया के एक्सपोर्ट पे हैवी टैक्स लगा दिया गया था और इंपोर्ट पे जीरो टैक्स था मींस। और जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को एक स्टिफ कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे अपने लो प्राइस की वजह से और इजी अवेलेबिलिटी की वजह से। और प्रिंसली कोर्ट डिसअपेयर्ड, इसमें क्या था कि हमारे राजाज को, नवाब्स को, जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तारीफ करते थे, उसको खरीदना अपनी शान समझते थे, उनको राजाज को, नवाब्स को वो सिस्टम ही खत्म कर दिया गया था, अपनी ही गवर्नमेंट चला रहा था ब्रिटेन एक। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो था पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज। मीन्स कि जो इंडिया के पीपल थे वो डिमांड करने लगे थे ऐसी चीज़ों की जो ब्रिटेन के कल्चर से रिलेटेड थी, और सो वो गुड्स भी ब्रिटेन से ही आते थे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से जो ब्रिटेन के गुड थे
उनकी सप्लाई बढ़ गई थी, वो ब्रिटेन के लो प्राइस वाले गुड देश के कोने कोने में अवेलेबल हो गए थे। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आपके सेकंड पॉइंट के साथ, जो है बी पॉइंट, वो है ब्ली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सो इसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्री उन्होंने बोला था हम नया कंबल देंगे, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी। ब्लिक का मतलब होता है स्लो एंड वीक, इन शॉर्ट की ना समान ही ग्रोथ थी। जो एक दो इंडस्ट्रीज थी, वो ब्रिटिशर्स ने कभी फिलहाल तो इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि वो इंडिया के अंदर भी कोई मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करे। वो उनका सिर्फ मेन इनिशिएटिव क्या था कि वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें। उनका कोई भी मतलब एक अंदर से मन ही नहीं था कि वो इंडिया के अंदर कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को लगाएं। और जो भी एक दो इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने, आयरन की, टेक्सटाइल की, सीमेंट की, शुगर मिल, वो भी लगाई थी, तो वो भी कोई भी इनिशिएटिव, उनका कोई भी ये मोटिव नहीं था कि इंडिया का वेलफेयर हो सके, इंडिया में ग्रोथ हो सके। उनको खाली अपनी नीड कंप्लीट करनी थी, जो उनको वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में जो उनकी नीड थी गुड्स की, वो कंप्लीट करनी थी। सो कंप्लीट हमारा यही था टोटल पॉइंट्स को मिला के। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप जाइए डिस्क्रिप्शन में नोट्स देखिए, आपने ये क्लिप देखिए, यहाँ पे 15 मिनट तक उन नोट्स को पढ़िए। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।